नमस्कार। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी राहुल गांधी को काला धन दे रहे हैं और ऐसे ही नहीं, बोरियों में भर भर कर कांग्रेस को पैसा दे रहे हैं। पहला सवाल, अगर अडानी और अंबानी के पास काला धन है और नरेंद्र मोदी ये बात जानते हैं तो कहां है मोदी की ईडी। दूसरा सवाल, अगर काला धन कहीं और था तो देश की 140 करोड़ जनता को लाइन में क्यों लगा दिया। तीसरा सवाल, नरेंद्र मोदी के इतने पक्के दोस्त अचानक दुश्मन कैसे हो गए। इन बातों के क्या मायने हैं। क्या अडानी और अंबानी ने हवा का रुख समझ लिया है। क्या अडानी और अंबानी ये समझ गए हैं कि नरेंद्र मोदी की विदाई होने जा रही है। और क्या अडानी और अंबानी ने राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री मान लिया है। इन बातों के क्या मतलब है और साथ ही साथ देश की राजनीति में हो रही उथल पुथल पर बात करने के लिए देश की राजनीति को बखूबी समझने वाले, तमाम चुनावों में बेहतरीन रिपोर्टिंग कर चुके और देश के बड़े बड़े चैनल जिन्हें अपने चैनल पर बैठाने के लिए लाइन लगाकर बैठे रहते हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी आज हमारे साथ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, नरेंद्र मोदी ने ये क्या कह दिया है। क्या अडानी और अंबानी ने भी हवा का रुख समझ लिया है क्या। प्रज्ञा जी, देश चकित है। खुद नरेंद्र मोदी जी के चाहने वाले चकित हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे देश में काला धन है। ये कह रहे हैं कि ये काला धन अंबानी अडानी के पास है और ये कह रहे हैं कि उसी काले धन का एक हिस्सा राहुल गांधी को वो क्या उन्होंने दे दिया है कि बदले में वो चुप रहे। देखिए, आरोप तो राजनीतिक एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, इसकी सच्चाई सवालों में रहती है। अब राहुल गांधी को वो काला धन बोरियों में पहुंचा या नहीं पहुंचा, टेम्पो में पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये तो बाद में देखी जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जो बात कह रहे हैं उसका संदेश क्या है। राजनीतिक संदेश ये है कि जिनके साथ शपथ लेने के लिए हवाई जहाज, जिनके हवाई जहाज से आए थे नरेंद्र मोदी जी, जो दृश्य हम सबने देखा है कि कैसे लग्जरी विमान में अडानी और मोदी बैठे हुए थे, वो मित्रता, जिस मित्रता के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, वो मित्रता क्या चली गई। वो क्या कुछ नहीं किया में आप आइए तो देखिए, संसद में किसी को बोलने नहीं दिया अडानी का नाम। अगर जिस किसी ने अडानी का नाम लिया संसद में, वो कार्यवाही से वो शब्द, वो वक्तव्य बाहर हो गए। जिस किसी ने नाम लिया उसको सदन से ही बाहर कर दिया गया, सदस्यता भी चली गई, निलंबित भी हुए। 147 सांसद तो एक हफ्ते के भीतर निलंबित हो गए थे, दोनों सदनों के, क्योंकि मुद्दा अंबानी अडानी का था, अडानी का नाम ले रहे थे। तो इतनी घोर मित्रता, मरने जीते, मतलब बोलते हैं ना कसमें खाने वाली बात के एक साथ कसम खा रहे हैं, वैसी मित्रता क्यों, क्या खत्म हो गई। और खत्म हो गई तो क्यों खत्म हो गई। क्या संकट की घड़ी में कहते हैं दोस्ती की पहचान होती है। भाई, ये कैसी दोस्ती कि आज नरेंद्र मोदी संकट में है तो अडानी खिसक रहे हैं। और ये बात कोई और नहीं बोल रहा है, स्वयं नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। या ये कहें कि अडानी के शेयर का भाव नीचे जा रहा है इसलिए नरेंद्र मोदी खिसक रहे हैं। दोनों संकट में है और दोनों संकट में एक दूसरे का साथ छोड़ रहे हैं। ये बात समझ में उन लोगों को भी नहीं आ रही है जो अपने आप को नरेंद्र मोदी जी का भक्त मानते हैं, उनको भी समझ सर, में नहीं मोदी तो 400 पार की बात करते हैं, आपको लगता है कि संकट में है। 400 पार का नारा जिस जोश के साथ उठा था उसी जोश के साथ खत्म हो चुका है। अब तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सरकार बनेगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मंगलसूत्र छिन जाएगा कि एक जोड़ी भैंस में से एक भैंस छिन जाएगी, ये कह रहे हैं। अमित शाह भी वही कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सरकार आ जाएगी तो मुसलमानों का फायदा हो जाएगा, आरक्षण आपसे छीन लिया जाएगा। तो ये लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी की सरकार आने वाली है, इसीलिए ये ऐसा कह रहे हैं। अगर 400 पार का नारा, इतना, उस नारे पर अपना आत्मविश्वास होता, अपना विश्वास होता, तो वो ऐसा क्यों कहते हैं कि वो आ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो आ जाएंगे तो वैसा हो जाएगा। वो तो कहते हैं कि हम आ रहे हैं, जैसे 2019 में कह रहे थे। 2019 में ये जुबान तो नहीं थी उनकी, 2024 में बदली हुई जुबान क्यों है, ये बात
बहुत है, प्रमुखता से है और सोची जा रही है कि 400 पार तो अब हो गया खत्म। 400 पार को छोड़ करके, 400 को छोड़ के जो 143 सीट बचती है, वो 143 भी मिलेगी कि नहीं बीजेपी को, यह सवाल है। 400 तो विपक्ष में बटेगा, उलट गया है सिचुएशन। तो ऐसे समय में आज उद्योगपति भी साथ छोड़ रहे हैं, इसका संकेत दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। और इससे पहले कई संकेत मिले हैं जिससे पता चलता है कि दुनिया के लोग ये समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार जा रही है। हमने सुना था एलन मस्क आने वाले थे, नरेंद्र मोदी से मिलने वाले थे, वो नहीं आए, वो चले गए चाइना, वहां जाके शी जिनपिंग से मिल आए, लेकिन मोदी से मिलने नहीं आए। हमने देखा कि देश के जो बड़े बड़े तानाशाह हैं, उनके साथ में नरेंद्र मोदी जी की फोटो छप रही है दुनिया के अखबारों में। लेकिन सर ये तो बिल्कुल 360 डिग्री, ये तो बिल्कुल 360 डिग्री वाला पलटना हो गया है। अचानक से नरेंद्र मोदी के जो दो गुजराती दोस्त मित्रों की बात चलती थी, अचानक से इतने पक्के दोस्त, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर, अचानक से दुश्मन हो गए हैं। क्या कारण लगता है आपको? देखिए, इनके अंदर खाने दोस्ती भी होगी और बाहर से इनको दिखना जरूरी हो गया है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये तो माल वर्ड पर बहुत जोर दे रहे हैं ना, तो ये माल की ही दोस्ती है। राहुल गांधी को माल मिला कि नहीं मिला ये पूछ रहे हैं। अरे अब इसका मतलब समझिए, राहुल गांधी को माल मिलेगा तो राहुल गांधी चुप हो जाएंगे। बोरियों में भर भर कर काला धन दे रहे हैं। हाँ, इसी बात को मैं थोड़ा समझाता हूं कि राहुल गांधी चुप हो जाएंगे क्योंकि उनको अडानी से माल मिलेगा। आज तक नरेंद्र मोदी क्यों चुप रहे? अडानी के खिलाफ उठती आवाजों पर क्या उनको माल मिल रहा था? ये प्रति प्रश्न उठ रहे हैं। एक उंगली जो 4 उंगली अपनी तरफ आती है, उनमें से ये प्रश्न है कि जब अडानी के खिलाफ कोयला घोटाले का मामला आया, शेल कंपनियां उनके शेयर मार्केट को उठा रही थी, उसका मामला आया, हर मामले पर आप क्लीन चिट देते रहे, अडानी के खिलाफ बोलने वाले को दबाते रहे। तो क्या हर बार माल मिल रहा था इसीलिए नरेंद्र मोदी ऐसा कर रहे थे? ये प्रश्न उल्टा उनके ऊपर हो जा रहा है। बैक फायर करना जिसको बोलते हैं, ये बैक फायर करता दिख रहा है। जी सर, पहले चरण में नरेंद्र मोदी की जो भाषा थी वो ओके थी। दूसरा चरण आते आते अचानक मटन मछली पर आ गए, फिर तीसरे पे मुगल और मंगलसूत्र और भैंस पर आ गए, और चौथा आते आते तो बिल्कुल अडानी अंबानी पर आ गए। तो आपको क्या मतलब, ये क्या संकेत क्या मिल रहे हैं? मैं ये समझना चाह रही हूँ विस्तार से। देखिए, राजनीति का बहुत शानदार खिलाड़ी माने जाते रहे नरेंद्र मोदी। मोदी मैजिक चलता था, विश्व गुरु के रूप में प्रोजेक्ट किए जाते थे। लेकिन क्रिकेट की दुनिया का डॉन ब्रैडमैन बोलिए, सचिन तेंदुलकर बोलिए, ये लोग भी हिट विकेट होते हैं। इन्होंने तो उड़ाया था छक्का कि राहुल गांधी को हम उड़ा देंगे छक्का कि इनको काला धन मिल रहा है, लेकिन वो बैट जो है सीधे ले जाके अपनी ही विकेट की गिल्लियां उड़ा दिया। तो ये हुआ है नरेंद्र मोदी के सामने कि मतलब एक कहावत भी है कि डूबा भी तो कहां डूबा, नदी के किनारे। तो वो किनारे में डूबना इसी को बोलते हैं। और नरेंद्र मोदी ने वास्तव में इस चुनाव का ये जो बहुत सारे पिक पॉइंट्स आएंगे ना, जिसको क्लाइमेक्स बोलेंगे, उस क्लाइमेक्स, हालांकि फाइनली चुनना होगा कि कौन सा क्लाइमेक्स होगा, लेकिन हमें लगता है कि ये क्लाइमेक्स हो सकता है कि जब नरेंद्र मोदी ने मान लिया कि देश के उद्योगपतियों ने उनका साथ छोड़ दिया है, जब नरेंद्र मोदी ने मान लिया कि काला धन जिसके खिलाफ वो बोलते रहे हैं, लाचार है, वो काला धन देश में भरा पड़ा है, जब नरेंद्र मोदी ने आरोप लगा दिया अपने ही साथी मित्रों पर कि उनके पास काला धन है, ये सारे आत्मघाती गोल हैं, जिसको बोलते हैं अपने ही पाले में गोल करना। उन्होंने अपने ही पाले में गोल किया है। अब जवाब देते नहीं बनेगा, इसकी तो भरपाई ही नहीं है।
जनता को साफ साफ दिख गया है नरेंद्र मोदी की जुबान से। ऐसा भी नहीं कि सैम पित्रोदा ने कुछ कह दिया और उसको आप राहुल गांधी से जोड़ रहे हैं, ये तो स्वयं नरेंद्र मोदी ने कह दिया है, आप इसको किससे जोड़ेंगे? ये गोल जो है आत्मघाती गोल हो चुका है। मतलब लोग विश्वास भी नहीं कर पा रहे हैं प्रेम कुमार सर कि नरेंद्र मोदी के मुंह से निकल गया क्या? मतलब मुझे वो वाला एक मीम याद आ रहा है जिसमें एक बच्चा हाथ पकड़ के बोलता है मुझे माफ कर दो, हमारी गलती हो गई, मुंह से निकल गई। अब तो ये बोल भी नहीं सकेंगे कि मुंह से निकल गई। इतना शानदार ढंग से एक्सप्लेन किया है कि वो टेम्पो में ले जाना, बोरियों में ले जाना, काला धन, और अंबानी अडानी इतने साल तक 5 साल से बोल रहे थे, अब चुनाव के समय चुप क्यों हो गए? इतने एलिमेंट्स डाल दिए हैं कि कितनी जगह उनकी जुबान फिसली हुई होगी। पूरे मिलाकर के एक कथन है, एक कहानी है, एक रूपक है जिसमें अलग अलग स्टैंजा है, अलग अलग संदेश है। तो इसको ये हटाए नहीं जा सकेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी ने ये जबरदस्त आत्मघाती गोल किया है। अब तो उद्योगपति भी उनको माफ नहीं करेंगे। अरे ये किस व्यक्ति को अपना साथी बना दिया? कहते हैं कि माने समझदार की कहते हैं ना कि दोस्ती को लेकर के एक उदाहरण भी है कि ऐसा दोस्त जो कि बहुत वफादार भी हो लेकिन कुछ ऐसा बोल जाए, बुद्धू हो, तो उल्टा नुकसान कर जाता है। मैं मुहावरा भुला रहा हूं लेकिन उसका आशय यही है। तो ये इस किस्म के दोस्त निकले कि उन्होंने उनका ही नुकसान कर दिया जिनका वो दोस्त बने फिरते थे, दावा करते थे। अब बताइए ना, राफेल, भाई पहले चुनाव में राहुल गांधी ने राफेल पर जितना कुछ कहा, तकनीकी तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट में जो भी बातें आई, कभी राहुल गांधी ने राफेल को लेकर माफी नहीं मांगी। राहुल गांधी जब कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के कहने का अर्थ ऐसा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है, उस पर माफी मांगी थी। लेकिन राफेल में देखिए, एक बिल नया जिसने कभी कोई हथियार नहीं बनाया उसको मिल गया ठेका। भाई राफेल जो कि कई गुना ज्यादा महंगा राफेल खरीदा गया, उसके बाद दाम नहीं बताया कि देश की सुरक्षा का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में लिफाफे में बंद करके दिया गया। झूठ लिखा गया कि सीएजी ने पास कर दिया था, पीएसी ने पास कर दिया था। पीएसी के प्रेसिडेंट तो मल्लिकार्जुन खड़गे थे, उन्होंने कहा था मेरे पास आए ही नहीं फाइल, तुम पास कैसे करेंगे? तब बताइए, लिफाफे में झूठ भर करके सुप्रीम कोर्ट को दिया, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई उस पर फैसला नहीं लिया। राष्ट्रहित में, इन्वर्टेड कॉमा में। अब राष्ट्रहित क्या है? सच्चाई को छिपाना राष्ट्रहित है कि सच्चाई को बताना राष्ट्रहित है? ये राष्ट्र के लोग आज उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। अगर राफेल के ही समय में ये बंदिश लग गई होती तो इतने सारे घोटाले ना होते, देश को इतनी बर्बादी देखनी नहीं पड़ती। आज उसके बाद से जितने भी घोटाले हुए, देखिए पेगासस क्या बिल्कुल है? सर, लोग सवाल उठा रहे हैं नोटबंदी आपने कर दी बोल करके कि काला धन वापस आ जाएगा, और आज आप बोल रहे हैं कि काला धन अडानी अंबानी के पास है। जब देश में ही था तो 140 करोड़ मासूम जनता को आपने लाइन में क्यों लगा दिया? देखिए, इसका सच लगातार लोग बताते रहे हैं। आरबीआई जो आंकड़ा जारी करता है उसके मुताबिक करेंसीज जो है वो पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं, ज्यादा छप रही हैं। जबकि ये दावा किया गया कि हमने पेटीएम और यूपीआई और तमाम तरह की चीजें शुरू कर दी और अब जो है ये मनी जो है ऐसे ही इस्तेमाल होंगे और घटेगी, मुद्रा घटेगी, करेंसी घटेगी। लेकिन करेंसी तो और बढ़ गए थे। करेंसी है कहां? ये आप हम लोग सब यूपीआई ही इस्तेमाल करने लगे, तो ये करेंसी जमा कहां है? पहले से बढ़ क्यों गया? तो काला धन तो जनता को समझ में आ रहा है, सबको, विद्वानों को भी समझ में आ रहा है, लेकिन काला धन को छिपाया जा रहा था। यही अंबानी अडानी की रक्षा की जा रही थी और आज नरेंद्र मोदी जी के मुख से सच बाहर आया। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके की बात कही उससे तो मुझे ये मुहावरा याद आ रहा है कि दुश्मन हुए पराए, और दुश्मन क्या वो एक मुहावरा नहीं था, दोस्त हुए पराए, अपने हुए पराए, दुश्मन हुआ जमाना। अच्छा प्रेम कुमार सर, स्मृति ईरानी ने एक बड़ी जबरदस्त बात कह दी है कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो राम मंदिर का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे कांग्रेस पलटवा देगी। क्या कहेंगे इस पर? ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी के कई नेता बोल रहे हैं, हाँ, कि वो बाबरी ताला लग जाएगा, नरेंद्र मोदी ने खुद बोला है, 400 सीटें दीजिए, कहीं बाबरी ताला ना लग जाए राम मंदिर पर। जी जी, ये बात वो लगातार बोल रहे हैं। लेकिन ये दरअसल
मुद्दों से कैसे भटकाया जाए, दूसरी चीजों पर बात हो, इसीलिए कभी सैम पित्रोदा पे बात करते हैं, कोई मुद्दा नहीं होता है तो खुद क्रिएट कर देते हैं। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये असल में पूरा विचार पैदा हुआ आचार्य सो कॉल्ड आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान से, जिन्होंने कहा कि एक बैठक में वो मौजूद थे जिसमें विदेशी डेलीगेशन था, वो खुद भी थे और राहुल गांधी भी थे, और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो सुपर पावर कमेटी बनाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देंगे, वैसे ही बदल देंगे जैसे शाहबानो मामले में बदला था। ये सब उन्होंने कहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये सब बात कह रहे थे तो आचार्य प्रमोद कृष्णम का जमीर सोया हुआ था कि जो भगवान राम के खिलाफ आप इतनी बातें सुन रहे थे और इतने साल से चुप थे, इतने साल से लगातार चुप थे, इसका मतलब है कि या तो आपका जमीर जिंदा नहीं है, आप राम के भक्त नहीं है, आप ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, जो इतनी खराब बात आप अपने इष्ट के प्रति सुन रहे थे। जाहिर बात है कि अगर सुन रहे थे तो आप गलत कर रहे थे। और सच ये है कि ऐसी कोई बातें हुई ही नहीं होंगी, क्योंकि ऐसी कोई भी बात होगी तो आदमी रिएक्ट करेगा, प्रमोद कृष्ण जैसा आदमी तो रिएक्ट करेगा ही। लेकिन आपने रिएक्ट नहीं किया, आप बीजेपी में जाने के बाद रिएक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि झूठ फैला रहे हैं। उसी चीज को स्मृति ईरानी बोले या कोई नेता बोले, ये बात मुद्दों से भटकाना, महंगाई, बेरोजगारी, अमीरी गरीब की खाई, रोजगार, इसके अलावा लघु छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना, इन सब मुद्दों से दूर करने के लिए, चुनाव को बेपटरी पर लाने के लिए ये मुद्दे गढ़े जा रहे हैं। मतलब है क्या इतनी बौखलाहट कि पहले आपने इसलिए वोट मांगा कि राम मंदिर बनाना है, इसके लिए वोट दीजिए, अब कह रहे हैं राम मंदिर बचाना है, इसके लिए वोट दीजिए। मतलब इतना क्या? मुझे लग रहा है कि अब आगे क्या राम मंदिर पेंट करवाना होगा तो उसके लिए भी वोट मांग लेंगे क्या मोदी जी? देखिए, श्री राम मंदिर, एक बात है कि ईश्वर तो किसी एक के होते नहीं है। हाँ। ईश्वर तो ग्लोबल होते हैं, ब्रह्मांड के होते हैं। ऐसा भी नहीं कि धरती के लोग सोचें कि ईश्वर हमारी धरती के लिए। कितनी धरतियां हैं इस दुनिया में, तो इस ब्रह्मांड में सबके ईश्वर होते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ ये परंपरा रही है कि कोई भी धर्म क्यों ना हो, अगर धार्मिक व्यक्ति अपने इष्ट को याद कर रहा है तो वो इष्ट हमारा ही होगा। उसकी भाषा अलग होगी, उसकी कल्पनाएं अलग होंगी, लेकिन वो इष्ट हमारा ही होगा और हम जो याद कर रहे हैं वो उनका होगा। यही धार्मिक समरसता का आधार होता है और इसी धार्मिक समरसता को तोड़ने में लगे हैं। नहीं तो मंदिर किसका, क्या हम कहीं मंदिर बना देंगे तो श्री राम वहीं आकर रहेंगे क्या? श्री राम को रहने की जगह नहीं है क्या ब्रह्मांड में कि मोदी जी मंदिर बनाएंगे तो वहां श्री राम आके रहेंगे? और कोई बाबर जो कथित रूप से, जो कभी आया भी नहीं, वहां पहुंचा भी नहीं, अगर उसने मंदिर तोड़ दिया, तोड़वा दिया, अगर ऐसी कोई घटना हो भी गई तो क्या श्री राम खत्म हो गए क्या इस दुनिया से? ये तो बहुत ही सनक वाली बात। क्या हमारे पूर्वज जिन्होंने सहनशीलता को, धैर्य को अपना आदर्श माना, वो मूर्ख थे क्या? ये लोग जो सहनशीलता को तोड़ रहे हैं, ये लोग विद्वान हो गए। हमारी संस्कृति अगर जिंदा है तो सब सर्वधर्म समभाव के अनुकूल। लेकिन सर कुछ तो अंडर करंट है जो इतना ज्यादा, क्योंकि देखिए राम मंदिर वाला जो मुद्दा इन्होंने उठाने की कोशिश करी, जब तक राम मंदिर निर्माण हुआ तब तक तो वो मुद्दा था, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ था, लोग बड़े खुश हुए, दर्शन करने के लिए भी गए। लेकिन जैसे जैसे चुनाव पास आया तैसे तैसे ये मुद्दा बिल्कुल खत्म हो गया। लोग अपने महत्वपूर्ण जमीनी मुद्दों पर बात करने लगे, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब पर बात करने लगे। अब ये जितनी कोशिश कर रहे हैं राम मंदिर का मुद्दा रखने के लिए, अब देखिए कल तस्वीरें आई गांधीनगर में किस तरीके से, अगर मैं सही हूं तो शायद विक्रम नगर पोलिंग बूथ था जहां पर राम जी के कटआउट्स लगे हुए थे। तो राम जी के नाम पर वोट मांगने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता उस तरह की प्रतिक्रिया दे नहीं पा रही है। मतलब क्या अंडर करंट है प्रेम कुमार सर कि नरेंद्र मोदी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता इतना ज्यादा बौखला गए हैं कि राम जी के नाम पर कैसे भी करके वोट दे दो? देखिए, ये जो धर्मनिरपेक्षता की नीति बनी है, तटस्थता की नीति बनी है, क्यों बनी है? इसीलिए बनी है क्योंकि श्री राम सबके हैं। तो राजनीति में वोट मांगने जाना है तो कोई एक आदमी, एक पार्टी कैसे दावा कर सकता है कि श्री राम उनके हैं? इसी तरह से अल्लाह सबके हैं, गुरु नानक सबके हैं।
तो हाँ। ये इस हिसाब से है। फिर भी अगर श्री राम के मंदिर के या मूर्ति के कटआउट को बूथ के सामने रख करके वोट मांगना पड़ रहा है, तो ये चुनाव आयोग तो आंख मूंद के बैठा है। चुनाव आयोग को तो चाहिए था कि किसी तरीके से भी वो इस चीज को रोके, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन है एक पार्टी विशेष का, जो अपनी नीतियों पर जनता को नहीं समझा पा रहा है, जो अपने कामों पर जनता को विश्वास नहीं दिला पा रहा है, जो अपने इसी तरीके के, आप समझिए कि जिस वजह से राजनीति में वो आए हैं, उन मकसद को वो जनता को समझा नहीं पा रहे। आपके पास एक राम मंदिर का मुद्दा था, वो खत्म हो गया, आपको अल्बलाइटिस हो गया कि अब क्या बोले जनता के पास। मतलब पहले कहते थे सर हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, आप कह रहे मंदिर खतरे में, अपनी भैंस बचाओ, मंगलसूत्र बचाओ, घर बचाओ, 2 चप्पल है तो 1 चप्पल बचाओ। मतलब बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, इतने कंधे झुक गए हैं नरेंद्र मोदी के 2024 के चुनाव में, दिखाई दे रहा है जैसा। देखिए 20 साल से ज्यादा हो गए वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हैं, इसके बावजूद इतनी गैर जिम्मेदाराना बातें जनता के लिए, जनता को समझ में नहीं आ रही। ये फ्रस्ट्रेशन हार का ही फ्रस्ट्रेशन है, और निश्चित हार दिख रही है। पहले, दूसरे, तीसरे चरण में आप देख रहे हैं हर जगह से ऐसी खबर आ रही है। महाराष्ट्र से खबर लीजिए, लोग कह रहे हैं बीजेपी घट रही है। कर्नाटक से खबर लीजिए, बीजेपी साफ हो रही है। उत्तर प्रदेश से खबर लीजिए, बीजेपी हाफ हो रही है। बिहार से खबर लीजिए, बीजेपी साफ हो रही है। भाई बंगाल से खबर लीजिए, बीजेपी हाफ हो रही है। ये जो सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, तो उससे अब लगने लगा है कि ये आधे सीटों पर तो चुनाव हो गया, इसमें जब हम बहुमत तो छोड़िए, पहले पाई हुई सीटों को भी हम नहीं बचा पा रहे हैं, तो हम आगे और क्या जोड़ पाएंगे। ये जो कैलकुलेशन गड़बड़ाया है, तो दिमाग में जो गणित है वो सब कुछ गड़बड़ा गया, और जुबान जो लटपटा गई है, हम तो यही कह सकते हैं। सर एक और सवाल है आकाश आनंद को लेकर के। बसपा ने, मायावती जी ने आकाश आनंद को ये कहकर पार्टी से आउट कर दिया कि वो अपरिपक्व है, इमेच्योर है, जबकि वो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे और मायावती जी के उत्तराधिकारी के तौर पर उनको प्रेजेंट किया गया था। जबकि बसपा को युवा नेतृत्व की भयंकर जरूरत है सर। आकाश आनंद उस पर बिल्कुल खरे उतर रहे थे, जिस तरह की भाषण शैली हम उनकी देख रहे थे, वो एक करके हर मुद्दे पर वार कर रहे थे। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? हम इसको इस रूप में देखते हैं कि जैसे ही राजनीति बदलेगी, यानी चुनाव खत्म होगा, भारतीय जनता पार्टी मुख्य कमजोर होगी, वैसे ही वो बंधन जो बीएसपी अपने ऊपर महसूस करती रही है, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से जो राजनीति मायावती जी किया करती थी, जिसको उन्होंने छोड़ दिया है, उस स्वाभाविक राजनीति की वापसी होगी। और जब तक स्वाभाविक राजनीति की वापसी नहीं होगी, आनंद जी की वापसी भी संभव नहीं लगती, क्योंकि सर स्वाभाविक राजनीति की वापसी का मतलब क्या हुआ? स्वाभाविक राजनीति का मतलब है कि जनता के लिए बोलना, जनता के दुख दर्द के लिए कौन जिम्मेदार है उसके खिलाफ गुस्सा प्रकट करना, जनता को बातें समझाना। तो आनंद जी ने तो सही बातें जनता को बताई कि आपके दुख का कारण क्या है, बिल्कुल। और लेकिन ये बातें जो स्वाभाविक राजनीति है, ये मायावती जी को इस रास्ते पर बढ़ने नहीं दे रही है, जिसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। सत्ता का दबाव हो सकता है, अन्यथा आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, ये लोग तो जेल गए, लेकिन मायावती जी के ऊपर ये संकट कभी नहीं आया। तो स्वाभाविक राजनीति से समझौता करने के बाद ही ये सुख उनको मिला है। तो जब ये स्वाभाविक राजनीति से समझौता खत्म होगा, तभी आनंद की पुनर्वापसी होगी अपने उसी तेवर में, जिस तेवर के साथ वो खुद को बनाए रखना चाहते हैं। ये आनंद की सियासत नहीं खत्म हुई है, ये मायावती जी की सियासत खत्म हुई है। आनंद की सियासत फिर पैदा होगी, और जो बहुसंख्यक बहुजन राजनीति है, बहुजन राजनीति को जुबान देने का काम जो कांसीराम की आवाज है, जिसको मायावती जी अब तक लेकर कैरी करती थी, अब वो भटक रही हैं, तो उस आवाज को आगे बढ़ाने का काम ये आनंद जी जैसे लोग ही कर सकते हैं। उनका भविष्य उज्जवल है। मैं तो ये कहूंगा, अपरिपक्व वो लोग हैं जिन्होंने उनकी परिपक्वता को
समय रहते समझा ही नहीं। आपने आपके लेकिन साथ कुछ और इतने कह साल देते, रही। जैसे तबीयत खराब है या फिर एफआईआर हो गई थी, इस कारण हम चाहते हैं कि वो अभी कुछ और सीखें। लेकिन इस तरीके से इमेच्योर ही घोषित कर देना एक तरीके से अपमान करना भी तो है। कुछ 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 साल से वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप समझ ही नहीं पाए कि वो इमेच्योर है। और आपको कितना दिन हुआ है पार्टी की बागडोर दिए हुए? एक मौका, हम्म। पूरा चुनाव तो आप होने देते। चुनाव के बीच में जिम्मेदारी छीनना एक बात है, और इमेच्योर बताना उससे भी बड़ी और गंभीर बात है, जो शोभा नहीं देता मायावती जी जैसे बड़ी राजनीतिज्ञ को। बिल्कुल सर, जिस तरीके से एक कुछ और खबरें आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से लेकर के तमाम जगहों पर जो छात्रियों की नाराजगी, जो ठाकुरों की नाराजगी एक तौर पर देखी जा रही थी, उसको लेकर एक रिपोर्ट गई उत्तर प्रदेश से कि भाई बड़ी नाराजगी है ठाकुरों में, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। तो अमित शाह 2 दिन लखनऊ रुक करके गए, तमाम चीजें मैनेज करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद बेंगलुरु में राजा भैया से भी उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने लोगों को बड़ा बहुत चक्का कर दिया कि मायावती जी ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट बदल दिया और श्याम यादव जी को दे दिया। तो आपको क्या लगता है कि इस ये क्या है? मैं इसको समझना चाहूंगी कि क्या वाकई चीजें मैनेज हो गई हैं और ये नाराजगियां सब मैनेज हो जाएंगी क्या सर? देखिए, राजपूतों की नाराजगी का जो कारण है, वो कारण इस बात से खत्म नहीं होता कि मतलब मैं ये जौनपुर कहना में। चाह रही हूँ कि जी, मायावती जी ने जो टिकट बदले, उसके बाद बीजेपी की राह आसान हो गई है। उसी बात को कह रहा हूं हाँ। कि हाँ। राजपूतों के की नाराजगी का जो कारण है, वो जौनपुर में अपने राजपूत प्रत्याशी के लिए बहुजन समाज पार्टी को मैनेज करके जीत का रास्ता निकाल देना इतना भर काफी नहीं है। अच्छा होता कि आप योगी आदित्यनाथ से मिलते, राजनाथ हम्म। सिंह से मिलते, इनके साथ बैठ के रणनीति बनाते कि उत्तर प्रदेश के राजपूतों को कैसे एकजुट किया जाए, तो रास्ता निकलता। एक सीट मान लीजिए आप जीत भी जाएंगे उदाहरण के लिए, तो क्या राजपूतों का गुस्सा खत्म हो जाएगा? सर राजपूतों यही का कहा जा गुस्सा रहा है कि क्यों है? दो बड़े ठाकुर नेताओं से ही इनकी मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, उसके बाद लखनऊ आकर के रुके हैं और ये तमाम मैनेजमेंट किया गया है। तो ये बात समझिए कि ये जिनको बड़े नेता, राजपूतों के बड़े नेता कहते हैं, गुंडा, गुंडे और बाहुबली, ये लोग किसी समाज के सर्वमान्य नेता नहीं होते हैं। भले ही हम्म। दहशत और अन्य कारणों से कोई कुछ बोलता नहीं है तो वो खुद को सर्वमान्य मान लेते हैं, नहीं तो हम्म। सारे बाहुबली आजकल नेता ही होते। अगर देखा जाए तो उत्तर हम्म। प्रदेश में, मैंने पहले भी कहा कि राजपूत गुस्सा क्यों है? गुस्सा हाँ। इसलिए है कि उसको लगता है कि इस चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को उतार दिया जाएगा मुख्यमंत्री के पद से, जैसे इन्होंने वसुंधरा राजे के साथ किया, जैसा इन्होंने शिवराज सिंह के साथ किया। तो इस वजह से ये लोग हम्म। नाराज हैं। और दूसरी जगहों पे राजपूतों के बारे में जो बीजेपी के नेता तमाम तरह की बातें, गुजरात में रूपाला जी ने कह हाँ, दिया, रूपाला। हम्म। करनी सेना के प्रमुख की पगड़ी उतार दी गई, वो सारी चीजें जो हुई, हम्म। तो उसके हम्म। बाद राजनीति राजपूतों की नाराजगी बढ़ी। हम्म। तो आप हम्म। इस मोर्चे पर तो काम नहीं कर रहे, अपनी हम्म। पार्टी के में राजपूत नेताओं को आश्वस्त नहीं कर रहे कि आप सुरक्षित हैं, आपकी राजनीति सुरक्षित है। तो हम्म। राजपूत का फैक्टर कैसे खत्म होगा? ये फैक्टर तो और गहरा हो गया है इस और सर माया। समय भी तो हो गया है, आपने समय पर डिसीजन लिया नहीं। जहां जहां पर टिकट्स बदलने को लेकर के क्षत्रिय समाज के लोग नाराज रहे कि आपने ठाकुर समाज के नेताओं के टिकट क्यों काट दिए, आपने उस जगह पर नाराजगी समझी नहीं। अब आप समय निकलने की बात कर रहे हैं। सर चौथा चरण आने वाला है, तो आपको लगता है कि इसका कुछ असर अब आगे देखने को मिलेगा? देखिए, असर तो दिखना शुरू है और वो कंटिन्यू है, हर चरण में कंटिन्यू है। राजस्थान में भी राजपूतों के मतलब वोट बटे मैनेजमेंट हैं काम नहीं एक आएगा। मुश्त। हम्म। इसका मैनेजमेंट काम नहीं आया है अब तक, और आगे भी काम नहीं आएगा क्योंकि इनकी मंशा ही नहीं। इनकी मंशा तो हर जगह वर्चस्ववाद है। पार्टी में भी इनको वर्चस्व चाहिए, देश में भी वर्चस्व चाहिए, हम्म। अपना एक समर्थक समूह चाहिए, और अपने नेताओं का भी सम्मान नहीं करेंगे तो फिर कैसे चीजें अब हाथ में आएंगी? आप देखिए, ये वर्चस्ववाद के कारण ही तो कर्नाटक में रेवन्ना हाँ। कांड होता है। और क्यों होगा? तो रेवन्ना को आप पोसेंगे पालेंगे, चूंकि आपको वहां पर वहां की राजनीति में अपने आप को मजबूत करना। एक समय वहां आपको क्या नाम था बीजेपी के जो नेता थे, लिंगायत समुदाय के पूर्व मुख्यमंत्री येदुरप्पा, येदुरप्पा। येदुरप्पा येदुरप्पा को कभी साइड करना था, कभी
उसके बेटे को बुला करके पैचअप करना था। ये इन सब चीजों में आप उलझे रहे। चूंकि सेंटर का वर्चस्ववाद चले, वो वर्चस्ववाद उत्तर प्रदेश में भी चलाना चाहते हैं। ये दिल्ली से ही महाराष्ट्र भी चलाएंगे, दिल्ली से यूपी चलाएंगे। अरे संघीय ढांचा है, हर प्रदेश को अपने पार्टी को भी तो आजादी दो, अपने मुख्यमंत्री को भी तो आजादी दो। इनको हर जगह मोहन यादव चाहिए। प्रदेश में कोई यादव कैंडिडेट नहीं होगा, लेकिन एक मोहन यादव चाहिए बोलने के लिए कि यादवों को हमने स्थान दिया। तो यादव क्या बेवकूफ हैं? आप यादव मंदिर में जाएंगे तो आप मंदिर को पानी से धुलवाएंगे और उधर मोहन यादव को दिखा के बोलेंगे कि हम यादवों के हितैषी हैं। तो यादव मूर्ख हैं क्या? ऐसे ही राजपूत भी मूर्ख नहीं है कि आप राजा भैया से मिल लेंगे तो सारे राजपूत आपके पीछे हो जाएंगे। जी सर, आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि इन 3 चरणों में जो हमने देखा कि बीजेपी की हालत बड़ी पतली रही, अब आगे क्या हम देख रहे हैं कि क्या डाउनफॉल हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी के चार्म का? नरेंद्र मोदी जी का चार्म तो इस बार दिखता ही नहीं है, क्योंकि 2 हिस्सों में जनता बटी हुई है, एक घोर विरोधी, एक घोर समर्थक। और दोनों चुनाव प्रचार एक्चुअली ऊपर से नीचे तक समर्थक लड़ रहे हैं। भाई जो नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं वो माहौल बना रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं वो माहौल बना रहे हैं। तो इसलिए ये चुनाव कम संसाधन में भी कांग्रेस और विपक्ष लड़ ले रहा है। बीजेपी के पास तो संसाधन की कमी नहीं है। तब भी अगर 3 चरण तक हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है चुनाव, तो इसका मतलब है कि मोदी मैजिक बेअसर हो गया, या वो मैजिक था ही नहीं। इसके कई कारण हैं। स्वयं संगठनात्मक रूप में लोग ये देखने लगे कि हर चीज का क्रेडिट तो मोदी ही है। हम बार बार कहते हैं, जैसे एक इस्लाम धर्म को मानने वाला व्यक्ति कहता है कि या अल्लाह इंशाअल्लाह ऐसा हो बोल के ही अपनी बात शुरू करता है। आजकल भारतीय जनता पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी की जय हो बोल करके ही अपनी बात शुरू करते हैं। भाई हर बात में यशस्वी, विश्व गुरु और तमाम बातें लगा करके बोलते मोदी जी को, उसके बाद कुछ करते हैं, यानी सारा क्रेडिट मोदी जी को ही देना है। तो वास्तव में जब माले में भी जगह नहीं मिलती अब तो बड़े वरिष्ठ नेताओं को भी बिल्कुल बिल्कुल जगह नहीं मिलती है। तो इससे क्या हुआ है कि जो वास्तव में मेहनत करने वाला तबका बीजेपी में था, उसको लगता है कि हमको क्रेडिट तो मिलना ही नहीं है, वो तो मोदी जी ही जिताएंगे, तो फिर चलो घर ही में बैठो। एक फैक्टर है क्या? आरएसएस भी एक फैक्टर है जो इनएक्टिव सी दिखाई दे रही है इन चुनावों में, 24 के चुनाव में? देखिए आरएसएस फैक्टर जरूर है, लेकिन इसके बावजूद मरता क्या नहीं करता। आरएसएस के पास दूसरा चॉइस नहीं है बीजेपी के अलावा। उसने बीजेपी को खड़ा किया है, पाला है, पोसा है। तो आज नरेंद्र मोदी की दुलत्ती उसी तरह से सह रहे हैं जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी भी आरएसएस को भाव नहीं देते थे, ये फैक्ट है। और नरेंद्र मोदी के सामने उनका समकक्ष एक बस मोहन भागवत हैं, बाकी सब तो उनके जूनियर हैं। तो वो क्यों आरएसएस को पूछेंगे? वो आरएसएस को वैल्यू ही नहीं देते हैं। मोहन भागवत जी को भी प्रॉपर वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से आरएसएस की मजबूरी है, लेकिन उत्साह में कमी है, उम्मीद में छोटी हुई है। अब वो आप सालाना जो मनाने वाले थे 100 साल का जश्न, वो नहीं मनाएगा आरएसएस। ये सारी बातें बताती हैं कि एक निराशा है। लेकिन अगर उनको समर्थन करना पड़ेगा तो वो बीजेपी को ही करेंगे, भले घर में बैठ जाएं। तो अभी हमें लगता है कि आरएसएस का नीचे का कैडर जो चाय समोसा खिला करके वोटरों को निकालता था, वोट दिलाने ले जाता था, अब वो चाय समोसा के लिए अपना पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार सर, आपने समय दिया, और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नरेंद्र मोदी की ये बिगड़ी हुई भाषा क्या कुछ कह रही है, और चौथे चरण से पहले पहले नरेंद्र मोदी की ये जो भाषा है ये बहुत कुछ संकेत दे रही है। पहले 3 चरणों में तो बिल्कुल बीजेपी की हालत खराब रही, अब आगे भी कोई खास संदेश और संकेत मिल नहीं रहे हैं। खैर, हम चलते हैं, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।